कुछ शादियां सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं होती। कुछ शादियां एक दरवाजा खोल देती है, एक ऐसा दरवाजा जो एक बार खुल जाए तो बंद नहीं होता। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। गांव का नाम था भैरवपुर। एक ऐसा गांव जहां रात के बाद लोग घरों से नहीं निकलते थे, जहां बच्चों को सिखाया जाता था अंधेरे में कभी नाम मत लो। किसका नाम? उसका। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप अभी अकेले हैं, रात का वक्त है, तो शायद यह कहानी आपके लिए ही है। चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2003 की बात है। भैरवपुर गांव में एक घर था रामलाल तिवारी का। रामलाल की एक बेटी थी, नाम था मनोरमा। मनोरमा गांव की सबसे सुंदर लड़की। जब वो हंसती थी तो लगता था जैसे घर में दिए जल गए हो। जब वो गाती थी तो पड़ोसी खिड़कियां खोलकर सुनते थे। सबकी चहेती, सबकी प्यारी, और उसकी शादी तय हो गई थी। लड़का था विक्रम सिंह, पास के गांव देवगढ़ का, खाता पीता घर, अच्छा इंसान। शादी की तारीख थी 15 नवंबर। पूरे गांव में खुशी थी। घरों में मिठाइयां बंट रही थी, ढोल बज रहे थे, औरतें गीत गा रही थी। लेकिन एक इंसान था जो खुश नहीं था। बुढ़िया सुखिया। गांव के पश्चिमी कोने पर एक टूटी फूटी हवेली थी। उसमें रहती थी सुखिया। कोई नहीं जानता था उसकी उम्र, कोई नहीं जानता था वो कब से वहां थी। बच्चे उसके घर के पास नहीं जाते थे, कुत्ते भी उस गली में नहीं घुसते थे। लोग कहते थे सुखिया सामान्य औरत नहीं है। लोग कहते थे उसने कुछ सीखा है, कुछ ऐसा जो सीखना नहीं चाहिए था। सुखिया और रामलाल के बीच पुरानी दुश्मनी थी। 20 साल पहले सुखिया के बेटे ने रामलाल की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। रामलाल ने कोर्ट में केस किया। सुखिया का बेटा हार गया। उस दिन सुखिया ने रामलाल के दरवाजे पर खड़े होकर कहा था, रामलाल, तूने मेरे बेटे का घर उजाड़ा, मैं तेरी खुशी उजाड़ूंगी। एक दिन रामलाल हंस दिया था। उसने सोचा बूढ़ी औरत का गुस्सा है, निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकला। शादी से 3 दिन पहले की बात है। मनोरमा शाम को छत पर बैठी थी। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। तभी उसने नीचे देखा। गली के मोड़ पर सुखिया खड़ी थी और वो मनोरमा को देख रही थी। सिर्फ देख रही थी, आंखें झपकाए बिना, हिले बिना। मनोरमा को अजीब लगा। वो अंदर चली गई। उस रात मनोरमा को नींद नहीं आई। बार बार लगता था कोई उसे देख रहा है। कमरे के कोने से वो उठती, देखती, कोई नहीं होता, लेट जाती। फिर वही एहसास। सुबह उठी तो उसके बालों में एक लाल धागा बंधा हुआ था। वो धागा वहां था नहीं जब वो सोई थी। शादी से 2 दिन पहले मनोरमा की मासी सावित्री आंगन में काम कर रही थी। तभी पड़ोसन आई, कमला काकी। कमला काकी ने धीरे से सावित्री को बुलाया। सावित्री, एक बात बताऊं? क्या हुआ काकी? कमला काकी ने इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाई। कल रात मैंने सुखिया को देखा। तो वो कुछ कर रही थी सावित्री, रात के 2 बजे तुम्हारे घर के बाहर जमीन पर बैठकर कुछ जलाते हुए, और मनोरमा का नाम ले रही थी। सावित्री का चेहरा सफेद पड़ गया। काकी, तुमने ठीक से देखा था। सावित्री, मैं अंधी नहीं हूं। और एक बात, जब वो उठकर गई तो वहां जमीन पर एक निशान था। गोले में कुछ लिखा था और बीच में मनोरमा के बालों जैसे बाल रखे थे। सावित्री दौड़कर अंदर गई, रामलाल को बताया। रामलाल ने कहा, अरे छोड़ो, बुढ़िया पागल है, शादी में 2 दिन बचे हैं, ये सब मत सोचो। सावित्री चुप हो गई, लेकिन उसका दिल नहीं माना। शादी से 1 दिन पहले मनोरमा मेहंदी लगवा रही थी। घर में औरतें गाना गा रही थी। माहौल खुशी का था। तभी मनोरमा को अचानक उल्टी आई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। सब घबरा गए। मां दौड़ी। क्या हुआ बेटा? मनोरमा ने कहा, पता नहीं मां। अचानक सिर घूमने लगा। डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, घबराइए नहीं, शादी का तनाव है, कल ठीक हो जाएगी। रात को मनोरमा सो गई, लेकिन आधी रात को मनोरमा की मां की आंख खुली। मनोरमा के कमरे से आवाज आ रही थी, धीमी आवाज, जैसे कोई हंस रहा हो। लेकिन वो हंसी मनोरमा की नहीं थी। वो हंसी बहुत पुरानी थी, बहुत भारी थी, बहुत ठंडी थी। सावित्री दरवाजे के पास गई। झिर्री से देखा, मनोरमा बिस्तर पर बैठी थी, आंखें खुली थी, लेकिन आंखें सफेद थी, पूरी तरह सफेद, पुतलियां नहीं थी, और वो धीरे धीरे अपने बाल नोच रही थी।
सावित्री चीखने ही वाली थी कि मनोरमा ने अचानक दरवाजे की तरफ देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान मनोरमा की नहीं थी, रुमा की। सावित्री भागी, रामलाल को उठाया, दोनों कमरे में गए। मनोरमा सो रही थी, बिल्कुल सामान्य, आंखें बंद, चेहरे पर शांति। रामलाल ने कहा, तुम्हें सपना आया होगा। सावित्री ने कहा, रामलाल मैंने देखा, छोड़ो, कल शादी है, सो जाओ। सावित्री सो नहीं सकी। पूरी रात वो मनोरमा के दरवाजे के बाहर बैठी रही। 15 नवंबर, शादी का दिन। सुबह से तैयारियां शुरू हो गई। मनोरमा उठी, बिल्कुल सामान्य लग रही थी, हंस रही थी, बात कर रही थी। सावित्री ने राहत की सांस ली। शायद सच में सपना था। मनोरमा को तैयार किया जाने लगा। लाल जोड़ा, सोने के गहने, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल। वो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन जब दर्पण के सामने बैठा मनोरमा को, मनोरमा ने दर्पण में देखा और एक पल के लिए उसका चेहरा बदल गया। एक झलक, बस एक झलक। दर्पण में उसकी जगह एक और चेहरा था, झुर्रियों भरा, आंखें गहरी काली, होठों पर एक विकृत मुस्कान। फिर वापस मनोरमा। पास खड़ी सहेली ने देखा, वो चिल्लाने ही वाली थी। मनोरमा ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत शांति से कहा, क्या हुआ, भूत देखा क्या? और हंस दी। सहेली ने सोचा शायद उसकी नजर का धोखा था। बारात आ गई। विक्रम सिंह घोड़े पर बैठा था, बैंड बाजा बज रहा था, लोग नाच रहे थे। जयमाल की रस्म शुरू हुई। मनोरमा आई। विक्रम ने देखा, वो मुस्कुराया। मनोरमा ने माला पहनाई, लेकिन जैसे ही माला विक्रम के गले में पड़ी, विक्रम के हाथ कांपे। उसने मनोरमा की आंखों में देखा। एक पल के लिए वो आंखें सफेद हो गईं। विक्रम घबरा गया। उसने दोबारा देखा। मनोरमा की आंखें सामान्य थीं। वो मुस्कुरा रही थी। विक्रम ने सोचा धूप में खड़े रहने से चक्कर आया होगा। फेरों का वक्त आया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। 7 फेरे शुरू हुए। पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, चौथे फेरे पर अग्नि अचानक बुझ गई। हवा नहीं थी, कोई कारण नहीं था, अग्नि बस बुझ गई। पंडित जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने फिर अग्नि जलाने की कोशिश की, जली, लेकिन उसका रंग सामान्य नहीं था, वो अग्नि नीली थी। पंडित जी ने मन में कुछ सोचा, लेकिन कुछ बोले नहीं। फेरे जारी रहे। 7वां फेरा पूरा हुआ। शादी हो गई। रात हुई। विक्रम मनोरमा को लेकर अपने घर देवगढ़ आया। ससुराल में स्वागत हुआ। फूलों की सेज सजाई गई, मिठाइयां बांटी गई। देर रात सब सो गए। विक्रम के कमरे में मनोरमा खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी। विक्रम ने कहा, मनोरमा थकी हो, सो जाओ। मनोरमा ने जवाब नहीं दिया। मनोरमा, वो हिली नहीं। विक्रम उठा, उसके पास गया। मनोरमा, उसने उसका कंधा छुआ। मनोरमा ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और विक्रम की सांस रुक गई। उसका चेहरा वही था, लेकिन आंखें पूरी काली थी, सफेद हिस्सा भी काला, और उसकी आवाज बदल गई थी, भारी, गहरी, जैसे किसी कुएं के तल से आ रही हो। वो बोली, विक्रम, तुमने मेरी बेटी को अपना लिया, अब मैं भी यहीं रहूंगी। विक्रम कांप गया। कौन हो तुम? मैं वो हूं जो मनोरमा के अंदर है, जो 3 दिन पहले आई थी और अब जाने वाली नहीं। विक्रम चीखा। घर में सब जाग गए। विक्रम की मां सुमित्रा देवी ने दरवाजा खटखटाया। बेटा, क्या हुआ? अंदर से आवाज आई, लेकिन वो विक्रम की आवाज नहीं थी, वो मनोरमा की आवाज थी, लेकिन बदली हुई। वो बोली, सुमित्रा, अपने बेटे को संभालो, वो बहुत डर गया है। और फिर एक हंसी, वो हंसी जो पहले सावित्री ने सुनी थी, पुरानी, भारी, ठंडी। सुमित्रा देवी के पैर जम गए। सुबह हुई। मनोरमा बिल्कुल सामान्य थी। खाना खाया, बातें की, हंसी। विक्रम एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा पीला था, आंखों में नींद नहीं थी। उसने मां को बताया। सुमित्रा देवी ने मनोरमा को देखा। कुछ समझ नहीं आया। बेटा, रात में सपना आया होगा। मां, वो सपना नहीं था। सुमित्रा देवी ने पास की बुजुर्ग औरत रम्मोबाई को बुलाया। रम्मोबाई गांव की सबसे बुजुर्ग औरत थी, 90 साल। उसने बहुत कुछ देखा था। उसने मनोरमा को देखा, पास गई, उसके हाथ की लकीरें देखी, आंखों में आंखें डाली, फिर पीछे हट गई। सुमित्रा देवी ने पूछा, क्या है रम्मोबाई? रम्मोबाई ने धीरे से कहा, इस लड़की पर कुछ है, कोई आया है इसके अंदर और आसानी से जाएगा नहीं। रामलाल को खबर दी गई। वो देवगढ़ आया, मनोरमा को देखा, बिल्कुल सामान्य थी। क्या बकवास है यह सब? रम्मोबाई ने कहा। रामलाल, तुम्हारी सुखिया से दुश्मनी थी?
रामलाल चुप हो गया। उसने यह किया है, मनोरमा के अंदर सुखिया की बुलाई हुई चीज है। रामलाल ने मेज पर मुक्का मारा। बकवास, मैं नहीं मानता ये सब। रम्मोबाई ने शांति से कहा, ठीक है, मत मानो, लेकिन रात को अपनी बेटी की आंखें देखना, फिर बताना। उस रात रामलाल मनोरमा के कमरे के बाहर बैठा था। रात के 12 बजे अंदर से आवाज आई। मनोरमा गा रही थी, लेकिन वो गाना उसका नहीं था। वो गाना बहुत पुराना था, ऐसी भाषा में जो रामलाल ने कभी नहीं सुनी थी। रामलाल ने दरवाजा खोला। मनोरमा कमरे के बीच में खड़ी थी, आंखें बंद, बाल खुले, दोनों हाथ फैले हुए, और वो उस अजीब भाषा में गाए जा रही थी। मनोरमा। वो रुकी, धीरे धीरे आंखें खोली। वो आंखें पूरी लाल थी। रामलाल के मुंह से निकला, बेटा, और वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट मनोरमा की नहीं थी, और बोली, रामलाल, याद है तुझे 20 साल पहले तूने क्या किया था? अब चुकाने का वक्त है। रामलाल वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह पंडित श्रीनाथ शर्मा को बुलाया गया। पंडित जी ने मनोरमा को देखा, मंत्र पढ़े, गंगा जल छिड़का। मनोरमा हंसती रही। पंडित जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं, इसे किसी और के पास ले जाओ, किसी ऐसे के पास जो इन चीजों को जानता हो। सुमित्रा देवी ने पूछा, कौन है ऐसा? पंडित जी ने धीरे से कहा, पहाड़ के उस पार एक गांव है, नागपुरी। वहां एक तांत्रिक है, अघोरी बाबा। वो ऐसी चीजें जानते हैं, लेकिन उनके पास जाना आसान नहीं, और वो जो मांगते हैं वो देना और भी मुश्किल है। विक्रम और रामलाल गए नागपुरी। पहाड़ के उस पार घना जंगल, टूटा रास्ता, अंधेरा, एक छोटी सी कुटिया, धुआं उठ रहा था। दरवाजे पर खोपड़ियां लटकी थी, हड्डियों की माला, अजीब निशान। विक्रम का दिल डूबा। वो अंदर गए। अघोरी बाबा आग के पास बैठे थे, लंबे बाल, काला चेहरा, लाल आंखें, उम्र का अंदाजा नहीं। उन्होंने बिना देखे कहा, हाँ, आ गए, मुझे पता था आओगे। विक्रम ने सब बताया। बाबा चुप रहे, आग में देखते रहे, फिर बोले, जो तुम्हारी बहू पर है वो साधारण नहीं है। सुखिया ने किसे बुलाया है, उसका नाम है मायावती। वो कोई इंसान नहीं थी। 100 साल पहले इसी इलाके में रहती थी, जादू टोना करती थी। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने कहा था, मैं वापस आऊंगी किसी के अंदर, और तब बदला लूंगी। सुखिया ने उसे बुलाया और रास्ता दिया तुम्हारी बहू का। रामलाल बोला, बाबा उसे निकालो। बाबा ने आंखें उठाई, निकाल सकता हूं, लेकिन 3 शर्तें हैं। क्या शर्तें? पहली, जिस रात निकालूंगा उस रात जो भी देखो सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, कमरे से बाहर मत निकलना। दूसरी, सुखिया को माफ करना होगा, दिल से, सच्चे मन से, नहीं तो मायावती वापस आएगी। तीसरी, मायावती निकलने के बाद 7 दिन तक मनोरमा को अकेला मत छोड़ना। 7 दिन, पूरे 7 दिन। क्यों बाबा? बाबा ने आंखें बंद की, क्योंकि निकलने के बाद वो एक आखिरी बार वापस आने की कोशिश करेगी। वापस आई। अगली रात अघोरी बाबा आए। घर में सब बंद, सारी खिड़कियां, सारे दरवाजे। मनोरमा को बीच कमरे में बिठाया। बाबा ने आग जलाई, मंत्र पढ़ने शुरू किए। मनोरमा बैठी थी चुपचाप। फिर धीरे धीरे उसका सिर हिलने लगा, बाल बिखर गए, और वो आवाज आई, वो भारी गहरी पुरानी आवाज, जाने नहीं दूंगी। बाबा ने और तेज मंत्र पढ़े, जाने नहीं दूंगी। मनोरमा उठी, दीवार पर चढ़ गई, छत तक। घर में रोशनी बुझ गई। बाहर से घर वालों ने आवाजें सुनी, चीखें, बर्तन टूटने की आवाज, कुछ भारी गिरने की आवाज। विक्रम की मां का दिल चाहा दरवाजा खोले, लेकिन बाबा ने कहा था, चाहे कुछ भी हो मत खोलना। वो रोती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। 2 घंटे बाद कमरे से आवाज आई, बाबा की, खोलो। दरवाजा खुला। कमरे में सब बिखरा था, दीवारों पर खरोंचे, आग बुझी हुई। बाबा एक कोने में बैठे थे, थके हुए लेकिन जीवित, और मनोरमा फर्श पर लेटी थी, आंखें बंद, सांस चल रही थी, सामान्य सांस। विक्रम दौड़ा, मनोरमा। उसने आंखें खोली। वो आंखें सामान्य थीं, भूरी, उसकी अपनी। विक्रम, मुझे बहुत ठंड लग रही है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। बाबा उठे, जाने लगे। रामलाल ने कहा, बाबा शुक्रिया। बाबा रुके, मुड़े और बहुत गंभीरता से कहा, 7 दिन, भूलना मत, 7 दिन तक अकेली मत छोड़ना, और सुखिया को माफ करना दिल से, वरना मायावती अगली बार और ताकत के साथ आएगी, और तब मेरे बस में भी नहीं होगा। बाबा चले गए।
6 दिन बीत गए। मनोरमा धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, हंसने लगी थी, खाने लगी थी, घर में खुशी लौट रही थी। 7वें दिन विक्रम को जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, बस 1 घंटे के लिए। सुमित्रा देवी घर में थी, लेकिन वो पड़ोस में चली गई, बस 5 मिनट के लिए। घर में मनोरमा अकेली थी। 5 मिनट, बस 5 मिनट। मनोरमा रसोई में थी, तभी खिड़की से ठंडी हवा आई। मनोरमा ने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया और रुक गई। खिड़की के बाहर गली में सुखिया खड़ी थी और वो मनोरमा को देख रही थी। वही निगाह, आंखें झपकाए बिना, हिले बिना। मनोरमा ने खिड़की बंद की, पीछे मुड़ी और चीख गई, सुखिया! कमरे के अंदर खड़ी थी। तू भागी नहीं मनोरमा। मायावती भागी थी, लेकिन वो मुझसे बंधी है और मैं। सुखिया की आंखें काली हो गई। मैं आ गई। मनोरमा की आंखें धीरे धीरे सफेद होने लगी। विक्रम वापस आया। घर में सन्नाटा था। मनोरमा? कोई जवाब नहीं। मनोरमा? रसोई का दरवाजा बंद था। विक्रम ने खोला। मनोरमा खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ। मनोरमा, ठीक हो? मनोरमा धीरे धीरे मुड़ी और विक्रम की सांस रुक गई। वो मुस्कान, वो आंखें, वो वापस आ गई थी। और इस बार वो बोली, इस बार मैं जाऊंगी नहीं। क्या हुआ उसके बाद? क्या मनोरमा वापस आई? क्या विक्रम ने उसे बचाया? क्या सुखिया का अंत हुआ? यह कहानी यही खत्म नहीं होती। यह कहानी आज भी भैरवपुर में सुनाई जाती है। रात के वक्त जब बच्चे सोने से पहले पूछते हैं, दादी वो मनोरमा का क्या हुआ? और दादी चुप हो जाती है, क्योंकि कुछ कहानियां सुनाने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। अगर तुम कभी भैरवपुर जाओ और रात को किसी घर से वो पुरानी हंसी सुनाई दे तो रुकना मत, पीछे मत देखना, बस चलते जाओ, क्योंकि मायावती आज भी वही है, किसी के अंदर इंतजार करते हुए। उठो दोस्तों, डर लगा? कमेंट में लिखो मायावती। अगर यह कहानी आपकी रूह तक पहुंची, लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं अगली रात एक और कहानी के साथ, जो शायद सच हो।